Atmosphere. The Earth is surrounded by a thick layer of air. This layer extends up to 100 km above the surface of the Earth and is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ एक एयर की मोटी परत है। ये जो एयर की परत है वो लगभग अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है और इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, है ना? क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। As we go up, the air gets thinner and the oxygen level in the air decreases. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो वैसे वैसे जो एयर है वो थिन होती है, पतली होती जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। This is why mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains. आपने टीवी में देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं? अपने ऐसे पीछे उनके बैक पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो अपने साथ ले जाते हैं ताकि ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर एयर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर को 5 लेवल में, लेयर्स में बांटा गया है। द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर का काम क्या है? एटमॉस्फेयर का काम है अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको अच्छा मेंटेन रखे। द हीट एंड लाइट ऑफ सन फॉल्स फर्स्ट ऑन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। जो सूरज की जो रोशनी है या उसकी जो गर्माहट है वो सबसे पहले कहाँ पर गिरती है? एटमॉस्फेयर पे गिरती है, क्योंकि अर्थ पे के सरफेस पे तो बाद में आएगी। अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, तो पहले एटमॉस्फेयर पे गिरेगी और बाद में वो अर्थ के सरफेस पर आती है। द एटमॉस्फेयर ओनली अलाउज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट टू फॉल ऑन अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पर कुछ ही मात्रा में हीट और लाइट पहुंचने देता है। दिस हेल्प्स अर्थ इज़ नॉट बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे। और इसकी मदद से क्या होता है कि अर्थ जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म, दिन के टाइम में, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। ड्यूरिंग नाइट द हीट रिलीज बाय अर्थ इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप। और इस एटमॉस्फेयर के कारण रात के टाइम में जो हीट रिलीज होती है ना, वो एस्केप नहीं होती, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, जिससे हमारी अर्थ जो है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो जाए। तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर कर रहा है। द एटमॉस्फेयर कॉजेज द वेदर चेंजेस। और एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो रहे हैं? वेदर चेंजेस हो रहे हैं। वेदर मतलब मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। रेन हो रही है, स्नो हो रही है, स्टॉर्म्स हो रहे हैं। ये सारे स्टॉर्म के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होते हैं। बारिश आती है, बर्फ़ गिरती है, ये सब किस में हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं। द हॉट एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। गर्म हवाएं जो है वो, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और आसपास की जो ठंडी हवा है वो उस गर्म हवा की जगह ले लेती है। दिस इज़ हाउ विंड्स ब्लो। और इसी कारण से हवा जो है वो बहती है। नेचुरल साइकिल्स सच एज वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल ऑल्सो अकर इन द एटमोसफियर। नेचुरल साइकिल्स जैसे कि वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सबसे अर्थ से सरफेस के सबसे पास की जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर और सबसे दूर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फियर। तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। The troposphere is the layer closest to the Earth's surface, extending approximately up to 15 kilometer above it. ये जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है ये अर्थ के सरफेस के, मतलब अर्थ की सतह से सबसे पास में होती है और ये लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलती है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप एज वन गोज हायर अप इन द ट्रोपोस्फियर। जैसे ही अगर कोई ट्रोपोस्फियर में हायर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाते हैं। द वाटर वेपर कैन नॉट गो हायर देन ट्रोपोस्फियर बिकॉज इट चेंजेस इनटू आइस एंड इज ट्रैप्ड देयर। वाटर वेपर जो है एयर के अंदर वो इस ट्रोपोस्फियर से ऊपर की लेयर में नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर की तरफ की लेयर में जाकर वो आइस में, बर्फ़ में बदल जाती है और वहीं पर रुक जाती है। Most of the clouds are formed within this layer and the weather phenomenon also occurs here.
ज़्यादातर जो बादल होते हैं ना, वो बादल भी इसी ट्रोपोस्फियर की लेयर में बनते हैं। और जो वेदर की, मौसम की जो भी हमारी गतिविधियाँ हो रही, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है मौसम की, वो भी सारी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है ना, वेदर वाली सारी एक्टिविटीज़ भी। नेक्स्ट जो लेयर है हमारे एटमोसफियर की, वो है स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर लाइज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ है? ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद में। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तक तो देखो क्या है? ट्रोपोस्फियर। और 15 से आगे 50 किलोमीटर तक होती है स्ट्रेटोस्फियर। Stratosphere contain a thin layer of ozone which absorb most of the harmful ultraviolet radiations UV rays coming from the sun. स्ट्रेटोस्फियर का काम क्या होता है? इसके अंदर मेनली ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है? सूरज से जो भी हार्मफुल, जो भी नुकसानदायक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, उनको ये क्या करती है? अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सतह पर आने से रोकती है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर लाइज डायरेक्टली अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है? मीजोस्फियर है। और ये कहाँ पर होती है? 50 to 80 किलोमीटर के बीच में, अबाउट द अर्थ सरफेस। दिस लेयर इज थिक इनफ टू स्लो डाउन मीटियोर्स हर्टलिंग इनटू द एटमोसफियर। तो स्पेस से जो भी रॉक जैसे जो पीसेस होते हैं, जो स्पेस में घूमते हैं, वो जब अर्थ के पास आते हैं तो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, तो ये लेयर इतनी मोटी है कि वो इनकी मीटियोर्स की जो स्पीड है उसको कम कर देती है। हैंस द मीटियोर बर्न्स अप, और जिसके कारण ये मीटियोर क्या होते हैं? जल जाते हैं, जलने लगते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं लिविंग फियर्सी टेल्स। जो टूटता हुआ तारा जो हम देखते हैं ना रात के टाइम आसमान में, वो यही होता है। अगली लेयर है थर्मोस्फियर। द थर्मोस्फियर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस टू द आउटर स्पेस। थर्मोस्फियर कहाँ होती है? 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ, आउटर स्पेस में जाके मिल जाती है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। दिस लेयर रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। अभी लेयर क्या है? अर्थ से दूर की तरफ जा रही है, मतलब सन के नज़दीक अब जा रही है। तो इस लेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सन से एनर्जी मिलती है। Because of these, thermosphere becomes very hot with temperature rising as high as thousands of degree. This is the layer where the space shuttles orbits. तो इसके अंदर बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इसको सन से। इसीलिए ये जो लेयर है बहुत गर्म होती है और इसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री में होता है। ये लेयर वो लेयर है जहाँ पे स्पेस शटल ऑर्बिट, मतलब स्पेस में हम जो भी चीज़ें घूम भेजते हैं ना, वो यहीं पर से बाहर जाती है। लास्ट जो लेयर है वो है एक्सोस्फियर। ये अपर मोस्ट लेयर है एटमोसफियर की। इट इज़ द लेयर वेयर एटमोसिस मर्जेस इनटू स्पेस। इस लेयर में ही जो एटमोसफियर है वो स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी 5 लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन साइकिल। हमें पता है कि हमारे एयर के अंदर कितनी % ऑक्सीजन है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज अप्रॉक्सीमेटली 21%, है ना, लगभग 21% ऑक्सीजन हमारी एटमोसफियर के अंदर प्रेजेंट है। दिस परसेंटेज रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमोसफियर। ये परसेंटेज फिक्स है हमारे एटमोसफियर के अंदर। हैव यू एवर थॉट हाउ दिस परसेंटेज इज मेंटेन? क्या आपने कभी सोचा है कि परसेंटेज फिक्स है तो ये परसेंटेज मेंटेन कैसे रहता है? दिस इज बिकॉज ऑफ 2 प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो हमारी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन फिक्स है वो किसके कारण फिक्स है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के कारण। प्लांट्स नॉट ओनली यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे बट दे यूज ऑक्सीजन एट नाइट एज वेल। प्लांट सिर्फ दिन के टाइम ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वो रात को भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। However, during the day, the oxygen released during the process of photosynthesis is more than the oxygen used up in respiration. लेकिन फिर भी देखो इस्तेमाल तो वो कर रहे हैं दिन में भी और रात में भी, लेकिन रात के टाइम, दिन के टाइम क्या होता है? वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है उसके मुकाबले जो कि वो रात को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। Therefore, there is net release of oxygen. तो हम इससे ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि जितनी ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल करी उससे कई ज़्यादा गुना ऑक्सीजन उन्होंने बनाई।
Animals, including human beings, use oxygen released by plants through the process of respiration, and in return they release carbon dioxide, which further plant use to prepare their food and release oxygen. अब ये जो ऑक्सीजन बनी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, उसको कौन इस्तेमाल करेगा? उसको एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जैसे एनिमल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और उसके बदले में वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ करी, उसका इस्तेमाल प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में अपना फूड बनाने के लिए, और फिर से वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट एंड वाइस वर्सा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि प्लांट नहीं होते तो एनिमल नहीं होते, और अगर एनिमल नहीं होते तो प्लांट भी जिंदा नहीं रह पाते, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दिस साइकिल ऑफ कंजप्शन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। इसको अंडरलाइन कर लोगे आप। ये जो साइकिल है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? ऑक्सीजन का रिलीज़ किया जा रहा है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, और उसको यूज़ भी किया जा रहा है। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीजन साइकिल। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल अपसेट्स दिस बैलेंस एंड हार्म अस। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम पेड़ पौधों को काट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल, जो ईंधन, ज़्यादा पेट्रोल डीजल ये जो है ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ये जो बैलेंस है नेचर के अंदर वो बिगड़ जाएगा और उसका हमें नुकसान होगा। देयरफॉर देयर इज़ नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड बर्न लेस फ्यूल। इसीलिए क्या ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम फ्यूल्स को चलाएं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको ऑक्सीजन साइकिल दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखकर पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। When unwanted particles and gases mix with air, it is called air pollution. These undesirable particles are called pollutants. पहले इसको अंडरलाइन कर लो आप। ये जो अनवांटेड मतलब अनचाहे जो चीज़ें होती है या गैसेस होती है जो एयर के साथ जाके मिल जाती है, वो क्या करती है? एयर पॉल्यूशन करती है। ये जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल, ऐसी चीज़ें जो हमें एयर के अंदर नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी एयर के अंदर जाकर मिल जाती है, वो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, मेनली जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, जैसे फैक्ट्रीज से क्या होता है? ये जो धुआं निकलता है, इसके कारण कई सारी अनवांटेड चीज़ें, अनडिज़ायरेबल चीज़ें एयर के अंदर मिल जाती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड फ्यूल्स, जब हम कोयला और ईंधन फ्यूल्स जलाते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, या फिर हम जब वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में धुआं निकलता है जिससे कि पॉल्यूशन होता है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन एंड डीके प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन। ये तो थी सारी इंसानों की करी हुई चीज़ें जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा था, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती है जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। वो है फॉरेस्ट फायर, जब नेचुरल जंगल में आग लग जाती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक और ये सब निकलता है। या फिर जो वेजिटेशन है, जो हमारे प्लांट पौधे हैं, वो नेचुरल तरह से जब सड़ते हैं, डीके होते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस लंग डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रीथिंग डिसऑर्डर। इस एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? इंसानों में कई सारी लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की बीमारियां हो रही है, और उनको सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल एंड रिड्यूस द एक्टिविटीज़ दैट आर मेकिंग एयर डर्टी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है इन चीज़ों से बचने के लिए? कि हम ऐसी जो एक्टिविटीज़ है जो कि एयर को पॉल्यूट कर रही है, उनको कंट्रोल करें और उनको कम करें, जिससे कि हमारी हवा जो है वो गंदी होने से बच जाए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूजेस ऑफ एयर। एयर हमारे काम क्या क्या आती है? द विंड मिल मेक्स विंड मिल रोटेट। These windmills are used to draw water from the tube wells and run floor mills. Windmills are now excessively used to generate electricity. विंड मिल्स क्या होती है? आपने देखी होगी, इस तरह से ऊंची सी होती है और यहाँ पर इस तरह से एक पंखे सा, ब्लेड सा लगे होते हैं ऐसे, और जब तेज़ हवाएं चलती है तो ये ऊपर वाला जो फ़ैन है ये घूमता रहता है। तो इस विंड की मदद से ये विंड मिल्स रोटेट करती है, ये घूमता है ऊपर का, और इस विंड मिल से की मदद से ट्यूबवेल में से पानी निकाला जाता है, आटे की जो चक्कियाँ होती हैं वो चलाई जाती है। इवन विंड मिल का इन दिनों ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए।
एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बैलून्स, पैराशूट एंड याच वर्क बिकॉज ऑफ एयर। हमारे जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बैलून, ये सब चीज़ें जो है वो हवा के कारण ही तो ऊपर आसमान में घूम रही है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो एनिमल्स भी हवा के अंदर है ना, उड़ सक रहे हैं, वो भी इसी हवा एयर के कारण ही उड़ सक रहे हैं। अगर एयर ही नहीं होती तो वो उड़ भी नहीं पाते। एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ सेवरल फ्लावर। पॉलिनेशन आपने पढ़ा है आपकी पिछली क्लासेस में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर का ट्रांसफ़र होता है हवा के थ्रू, तो पॉलिनेशन में हेल्प करती है एयर। एयर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ चली जाती है, जिससे अलग अलग जगह दूसरी जगह पर भी पेड़ पौधे उग पाते हैं। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर भी एयर का इम्पॉर्टेंट रोल है, उसी से जो बादल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन किया जाता है, तो रेस्पिरेशन के लिए एयर बहुत ही ज़रूरी, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो एयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, गिटार एसेट्रा आर प्लेड विद द हेल्प ऑफ एयर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट, बांसुरी, गिटार, ये सब भी एयर की मदद से ही हम बजा पाते हैं। एयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वी कैन नॉट हियर इन अ वैक्यूम। एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अगर हमारे आसपास एयर नहीं होती तो साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता, हम कुछ भी सुन नहीं पाते। तो एयर एक मीडियम की तरह काम करता है जो कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। विंड इज यूज्ड फॉर रनिंग विंड मिल्स। Wind are used for drawing water from the ground, running floor mills and for generating electricity. ये भी हमने पढ़ा ही था। विंड का इस्तेमाल किया जाता है विंड मिल को चलाने के लिए। विंड मिल का इस्तेमाल होता है पानी निकालने के लिए ग्राउंड में से, फ्लोर मिल्स आटा चक्कियाँ चलाने के लिए, या फिर बिजली बनाने के लिए। तो ये है एयर के यूजेस। इम्पॉर्टेंट है ये यूजेस सारे। आपको इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करना है और आप इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करेंगे पहले, है ना। बाकी आपको बाद में क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आपको उसको कॉपी में करना है। बट बिफोर दैट जस्ट रीड द चैप्टर ट्वाइस एंड थ्राइस एंड डू द एक्सरसाइज योरसेल्फ। थैंक यू।